नमस्कार, कृषि जागरण के फेसबुक पेज लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि पिछले 1-2 दिन से आप देख रहे थे कि हम आपको अलग अलग जगहों पर जाके अभी की जो सीजनल सब्जी और साग है उसकी खेती बाड़ी कैसे की जाती है इसको लेकर हम आपको बता रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सरसों की खेती और उस पे लगे जो कीट का प्रभाव होता है, कीट के प्रकोप से किसान कैसे बच सकते हैं, इसको लेकर हम लगातार अपने किसानों और जितने भी कृषि जागरण के दर्शक हैं उनको हम लगातार उससे जुड़ी हर जानकारी देते आ रहे थे। तो वहीं इस वक्त हम मित्राओं नजफगढ़ गांव में हैं, जहां पर किसानों द्वारा एक तरफ मकई, दूसरे तरफ जई और गेहूं की खेती की जा रही है। तो आपको बता दूं, मकई जो है वह भी सीजनल जो ठंड के समय में उपजाने वाली फसल है। एक तो इससे मकई जिसे हम भुट्टा कहते हैं वो होती है, और दूसरी तरफ इसके जो पत्ते हैं उसका आम तौर पर जो पशुओं के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गेहूं के बारे में हम सब जानते हैं कि यह भारत में पारंपरिक तरीके से की जाने वाली मुख्य फसल में से एक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मकई की बात करें तो मकई जो है वो गेहूं के बाद सबसे ज्यादा या ये कह लीजिए कि मुख्य फसल है मकई। अगर हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वहां पर मकई और गन्ना इसकी जो है मुख्य तौर पर खेती किसानों द्वारा की जाती है। एक तरह का बेल्ट माना जाता है। अगर हम बिहार और यूपी, खास करके बिहार के कई इलाके हैं, आपका भागलपुर, सीतामढ़ी, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पर मकई की खेती काफी ज्यादा होती है। और इसकी वजह और कुछ नहीं, डिमांड है। जैसे जैसे चीजों की डिमांड बढ़ती है तो किसान भी उसकी उपज ज्यादा करते हैं, और इसका सीधा सा जुड़ाव ये है कि इससे किसानों की आय जो है वो दुगनी होती है। अगर आप बाजारों में कॉर्न प्रोडक्ट देखें, मकई प्रोडक्ट देखें तो वो काफी ज्यादा है हर तरफ। छोटे बच्चों से लेकर जो बड़े और बुजुर्ग हैं वो भी मकई से जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये बोरिंग सेट है, पानी लगाने के लिए यहाँ पर किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हम हर समय बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते, और जिस तरह से जो हमारे वातावरण, हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहा है उसके बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि किसान जो हैं वो सिर्फ बारिश पर निर्भर होकर अपनी खेती कर सकते हैं, क्योंकि जब समय पर किसानों को बारिश की जरूरत होती है तब ऐसा देखा गया है कि तभी वो नहीं हो पाता, जिस वजह से उनको इन सभी चीजों को का इस्तेमाल करना पड़ता है। आधुनिकीकरण तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी खेती और आय को बढ़ाना होता है। तो यही सब कुछ ऐसी जानकारियां हैं। यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि जैसा आप देख पा रहे होंगे कि फसल को अभी काफी दिन नहीं हुए हैं, अभी फसल को तैयार होने में काफी समय लगेगा। तो यहाँ पर जो इस खेत के मालिक हैं वो हमारे साथ हैं, तो आइए जानते हैं उनसे इन मकई और जौ, गेहूं की खेती के बारे में और भी ज्यादा। सर, मैं आपसे चाहूंगी आप इस साइड आ जाए ताकि लाइटिंग के लिए। जी। तो सर, कृषि जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम है सतबीर। जी सर, थोड़ी सी लाइट की ऐसे। हाँ। तो सर, आपने ये मकई लगाया हुआ है, वहीं उस तरफ अगर हम जई लगाया और इस गेहूं लगा हुआ है। जी, तो अगर हम मकई पे सबसे पहले आते हैं तो इसकी बुआई आपने कब की थी? बुआई को हमें 45 दिन के करीब हो गए हैं। 45 दिन के। ये 90 दिन की फसल होती है। जी, तो मतलब आधा समय हो चुका है, आधा और बाकी है। जी, तो अगर हम शुरुआती स्तर से बात करें, अगर कोई किसान यह जानना चाह रहा है कि मकई की खेती किस तरह से करते हैं तो आप उन्हें क्या बताएंगे? कोई खास इसके अंदर हमें उपकरण या किसी चीज की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ खेत को जोतते हैं और उसके बाद उसका बीज लगा के उसे बो लेते हैं। ये तकरीबन हल्की सर्दी में होता है, तो उसके लिए हमें सिर्फ दिन में पानी देना होता है, रात को नहीं देते।
जी। गर्मी के दिनों में हम पानी, कोई फसल होती है तो उसको हम रात को देते हैं ताकि उसको आराम से पोषण मिल सके। जी। तो अगर हम खेतों की जुताई के बारे में भी बात करें तो कई सारे ऐसे छोटे किसान हैं, अगर जमीन जैसे कि यहाँ पर है, कितने क्षेत्रफल में आपने मकई की खेती की है? ये 4 बीघे के करीब है। 4 बीघे के करीब है। तो इसके अगर जुताई में जो खर्च है, अगर हम उसकी बात करें तो कितना पड़ जाता है? ओके फाइन। इन्हें अभी उतना पता नहीं है, इन्होंने अपने जो जमीन पे काम करते हैं उनसे करवाया था। तो खैर, अगर हम वहीं पे अन्य चीजों की बात करें कि जैसे ये माना जाता है कि फसल की बुआई जब हम करते हैं तो बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे में आप क्या कहना चाहेंगे? खरपतवार को निकालते रहते हैं बीच जी। में। खाद हम कोशिश करते हैं कि जैविक खाद दी जाए, गोबर की ही खाद डालते हैं और यूरिया वगैरह इस्तेमाल कम से कम करते हैं जी। और तो कीटनाशकों का तो प्रयोग करना पड़ता है कभी कभार। वो हम देखते हैं उसकी सेहत के ऊपर, उसका पत्तियों को देखते हैं, अगर उस पर कोई कीड़ा लगने को होता तो ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम अभी जैसे इसके मंडी के भाव की बात करें तो आपको कितना लगता है कि कितना मुनाफा होगा? 500 रुपए। 500 रुपए। जी। तो अगर फिर हम इधर जौ की खेती के बारे में आप क्या बताएं? गेहूं की खेती है, गेहूं की जी। खेती लगभग 4 महीने की रहती है जी। और अभी 1 महीने पहले बोई गई है और ये मार्च तक रहेगी। मार्च तक और रहेगी। होली के आसपास इसकी पकाई शुरू हो जाती है, उसके बाद इसे काट देते हैं। तो देश में अभी एक ये कह लें कि गंभीर समस्या है खाद नहीं मिलने की। जी, यूरिया और की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रखी है आज की डेट में। जी। उसकी समस्या से सभी जूझ रहे हैं। तो उसके लिए मैं तो किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करें कि गोबर की खाद और जैविक खाद पे ज़्यादा ध्यान दें। उससे आपकी लागत भी कम होती है और फसल भी अच्छी आती है और आपकी सेहत के लिए भी उसकी उपज बढ़िया रहेगी। तो लेकिन कई किसानों का ये मानना है कि खाद जो जैसे यूरिया है और सब चीजें हैं, उसका अगर किसान इस्तेमाल करते हैं तो उसके पैदावार और उपज पे अच्छी असर पड़ती है। वहीं ऑर्गेनिक तरीकों से जो उपजाते हैं तो कॉस्टिंग भी ज्यादा आती है और उन्हें मुनाफा भी उतना नहीं होता। नहीं, उसे यदि हम खरीदते हैं तो होता है। अगर हम अपने खुद के पशु पालन करें और उसके गोबर से ही खाद बनाएं तो हमारी लागत में इतनी कोई वो नहीं आएगी और उल्टा हमारी इनकम बढ़ेगी। जी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम खुद पशुपालन करें, इससे ये होगा कि किसान जो हैं वो एक तो खेती का भी लाभ उठा सकेंगे और अगर वो पशुपालन जैसे अन्य चीजों भी करते हैं तो उनका भी दूध और ऐसी कई चीजें हैं जिसे बेचकर अपनी आय को दुगुना कर सकते हैं। तो सर, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि आप भी किसान हैं, तो आप अन्य किसानों को कोई एक ऐसी बात कहना चाहेंगे अपनी ओर से जिससे उन्हें मनोबल मिले और आय, खास करके किसानों की जब भी हम बात करते हैं तो एक आर्थिक सुरक्षा, उसकी परेशानी हमेशा किसानों को होती आई है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो भी अपनी खेतों में खेती करें तो अलग अलग फसल उगाएं। सारे खेत में एक ही फसल ना उगा के 2-3 तरह की फसलें उगाएं, जिससे कि आपको यदि किसी का दाम कम हो तो दूसरे से आपकी भरपाई हो जाए और आपको कम से कम नुकसान हो और अच्छा फायदा हो। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी बात कही कि जो भी किसान या जो भी दर्शक अभी हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें ये बात समझना होगा कि वो अलग अलग फसलों का जो है वो चयन करें, एक ही फसल को ना उपजाएं। एक तो उससे उनकी आय पर असर पड़ेगी और वहीं जो जमीन की उर्वरकता होती है, जमीन की फर्टिलिटी होती है, अगर आप लगातार एक ही फसल उगा रहे हैं तो उससे जमीन की जो फर्टिलिटी होती है उस पे असर पड़ता है और उससे फिर फसलों की उपज पर भी उसका सीधा असर पड़ता है। तो किसानों को जरूरत है इन सभी बातों का ध्यान रखना, इन सभी चीजों पर काम करना और बाकी इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कृषि जागरण।